कक्षा 12 यूपी बोर्ड अवकलनों के अनुप्रयोग यूपी बोर्ड व अन्य बोर्डों के लिए। प्यारे बच्चों, हमने कोशिश की है कि पूरे टॉपिक को एक वीडियो में लिया जाए ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। दो टॉपिक हमने इस वीडियो में लिए है। पहला टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर और दूसरा है आपका वर्धमान व ह्रासमान फलन। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका, किसी संभव त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। भुजा दे रखी है और हमें क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करें। देखो, राशि परिवर्तन की दर का मतलब है एक राशि का मान दूसरी के सापेक्ष किस दर से परिवर्तित हो रहा है। जैसे सवाल है यहाँ पे कह रहा है संभव त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी कि हमने क्या मान ली, हमने माना संभव त्रिभुज की जो भुजा है हमने x मान ली और जो हमें दिया हुआ है यानी कि dx अपॉन के dt यहाँ पर दिया पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी दर से बढ़ रही है ना। जो कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि इस दर से बढ़ रही है। तो कह रहा है क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात करो। देखो, जो क्षेत्रफल होता है इसका यानी कि इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने a मान लिया है। a इक्वल टू होता है, क्षेत्रफल होता है इसका √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये क्षेत्रफल होता है ना। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल आ गया a इक्वल टू, क्षेत्रफल a माना तो √3/4, भुजा हमने x मान ली तो x का स्क्वायर हो गया। ये हो गया अपने। अब यानी कि चूंकि dx अपॉन dt दिया हो तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो a का तो हो गया d अपॉन के dt, d अपॉन dt मीन क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब ये √3/4 नियतांक बाहर निकाल लिया और d/dt यानी कि t के सापेक्ष करेंगे x स्क्वायर का। ये आ गया √3/4, x स्क्वायर का हो गया आपका 2x और x का चूंकि t के सापेक्ष करें तो dx अपॉन के dt ये हो गया। और जो हमें वैल्यू दी हुई है यानी कि जो हमारा आ गया d अपॉन के dt इक्वल टू √3/4 गुणा के 2, यानी कि भुजा हमें दे रखी 10 सेंटीमीटर यानी कि x, और जो dx अपॉन dt है दे रखा 2, ये हमें दिया हुआ है ना। अब देखो 2 दूनी 4 से गया 4 तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 10√3 और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और टी है तो पर सेकंड, यानी कि इस दर से जो है हमारा क्षेत्रफल जो है बढ़ रहा है। ये हो गया। अब देखो जो अगला सवाल आपका ये है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी। अब देखो जो आयतन होता है गुब्बारे का बच्चों, आयतन होता है गोला का, यानी कि जो गोले का आयतन, तो 4/3 पाई r³ और r क्या है, त्रिज्या है ना। अब ये आयतन हमने v मान लिया ना ये, और कह रहा v के परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष करनी हमें उसी के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। इसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे हमें। तो ये आ गया आपका dv अपॉन के dr, तो 4/3 पाई d अपॉन के dr r³ यानी कि ये आ गया आपका 4/3 पाई r³ का अवकलन हो गया आपका 3r² है ना। यानी कि घात पहला आ जाएगी और घात में से 1 माइनस हो जाएगा ये। अब यही चूंकि r के सापेक्ष करें तो यही खत्म हो जाएगा। देखो 3 से गया 3, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 पाई r की वैल्यू दे रखी 7, तो 7 गुणा के 7, ये आ गया 4 गुणा 7 7 49 पाई, यानी कि आ गया आपका 4 9 36, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 196 पाई। चूँकि आयतन है तो यानी कि घन सेंटीमीटर आगे और त्रिज्या के सापेक्ष तो पर सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या की इकाई क्या है, सेंटीमीटर। ये हो गया ना। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन को कहता है वो इसके सापेक्ष अगर हमें दे दिया, यानी कि यही चीज़ दे दी हमें r इक्वल टू तो 7, लेकिन अब dr अपॉन के dt दे दिया और ये दे रखा कि 2 सेंटीमीटर
पर सेकंड की दर से जो है त्रिज्या परिवर्तित हो रही, तो आयतन किस दर से परिवर्तित होगा ना। देखो आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना। और कह रहा टी के सापेक्ष यानी कि समय के सापेक्ष आयतन किस दर से बढ़ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो v का अवकलन हो गया dv अपॉन के dt। अब देखो ये आया 4/3 पाई, तो इसका करेंगे तो 3r²। अब चूंकि t के सापेक्ष करे तो बेटे r का करेंगे dr अपॉन के dt, है ना, ये आ गया ना। यानी कि इसका तो 3r² और r का हो गया dr अपॉन के dt, ये आ गया आपका। देखो 3 से गया 3। अब वैल्यू रख लेंगे 4 पाई r², r का मान बेटे दे रखा 7, तो 7 गुणा के 7। और ये हो गया आपका यानी कि dr अपॉन dt दे रखा आपका 2, तो 2 रख लिया ना। तो ये आ गया बच्चों आपका ये कितना आ गया, ये आ गया आपका यानी कि 4 पाई 7 सत्ते 49 और गुणा के 2, यानी कि 4 दूनी 8 पाई गुणा के 49 है ना। अब गुणा करेंगे तो यानी कि 8 9 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39, तो 392 पाई घन सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि दर से जो आयतन हमारा परिवर्तित हो। देखो अगला सवाल आगे बच्चों आपका ये है ना, कह रहा एक कण 6y बराबर x³ + 2 के अनुदिश गति करता है, यानी कि इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। वह बिंदु जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है ना। यानी कि जो हमें दिया हुआ यानी कि y निर्देशांक यानी कि dy अपॉन के dt, और x निर्देशांक के सापेक्ष यानी कि इसकी यानी कि dx अपॉन के dt के सापेक्ष कितना 8 गुना ये हमें दिया हुआ है ना, इस यानी कि इस दर से बढ़ रहा। अब देखो जो हमें ये दिया यानी कि 6y = दिया आपको x³ + 2। अब अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करो बच्चों अवकलन। देखो 6 × y का हो गया dy अपॉन के dt। देखो x³ का 3x² और इसका हो गया x का dx अपॉन के dt, इसका हो गया 0 है ना, तो ये आ गया। अब देखो 6 × बेटा dy अपॉन dt हमें ये दे रखा तो हमने रख लिया बराबर 3x² dx अपॉन के dt। अब देखो dx अपॉन dt से ये गया ना, और 3 2 जा 6 ये हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8 दूनी 16 और यहाँ बच गया x²। तो इसका मतलब जो x बराबर हो गया ±4 हो गया ना। अब देखो 4 चौक 16 है, x बराबर 4, तो अब देखो y बराबर यहाँ रख लेंगे तो 6y बराबर यानी कि 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 2 66 है ना, तो ये आ गया 66 है। तो y की वैल्यू आ गई 11, 6 एकम यानी कि 11 आ गया ना। तो यानी कि जो बिंदु आ गया हमारा, बिंदु कौन सा आ गया, x का मान 4 y का मान 11, एक तो ये आ गया ना। अगर x बराबर -4 तो है ना, तो 6y बराबर यानी कि 64 वही आ जाएगा बिल्कुल 64 है ना, यानी कि -4 है लेकिन यहाँ घन है तो माइनस के 64 होगा और प्लस के 2, तो ये बच गया -64 प्लस के 2 यानी कि -62। तो यानी कि y = आ गया -62/4। तो बिंदु आ गया -4 और -62/4। तो ये दो बिंदु आपके आ गए ना। देखो अगला जो क्वेश्चन था आपका क्या कह रहा है, यानी कि एक घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है, कोर दी हुई है तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें ज्ञात करना है ना। घन का आयतन इस दर से बढ़ रहा है यानी कि जो हमें दिया, यानी कि घन का आयतन अगर v है तो हमें दिया हुआ है dv अपॉन के dt बराबर 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना। अब देखो घन की कोर ये दे रखी तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हमें। अब देखो ये हमने क्या माना जो कोर है वो x मान ली, और आयतन क्या हो गया घन का, आयतन v। किसका आयतन बेटे, घन का आयतन है ना। घन का आयतन होता है भुजा का घन यानी कि x³ हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करेंगे करो अवकलन। तो v का आ गया बेटे dv अपॉन के dt, इसका आ गया 3x² और x का आ गया dx अपॉन के dt। अब ये देखो dv अपॉन dt दे रखा आपको 9 रख लिया ना 3,
एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स यानी कि जो कोर है ये आगे 10 दे रखी है, तो 10 गुणा के 10 और डी एक्स अपॉन के डी टी। अब हमने क्या करा, डी एक्स अपॉन डी टू को यहीं रखेंगे और बाकी ये जो है इसके अपोन में आ गया, यानी कि 9 के अपोन में कितना आ गया 3 इंटू 10 इंटू 10 ये आ गया ना। अब ये आ गया 3 3 है ना, तो यानी कि जो आपकी डी एक्स अपॉन के डी टी आया ये आ गया 3/100, यानी कि ये आ गया आपका। अब ये कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का एस मान लिया हमने, ये होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एस का हो गया डी एस अपॉन के डी टी। अब यहाँ पे 6x स्क्वायर का हो गया 2x ना, यानी कि ये हो गया आपका एस का, तो डी एस अपॉन डी टी यानी कि 6x स्क्वायर का 2x और x का करेंगे तो ये हो गया डी एक्स अपॉन के डी टी। अब ये हो गया 6 दूनी 12 x और डी एक्स अपॉन डी टी का मान दे रखा आपको भी निकालना 3/100। अब ये आ गया आपका यहाँ पे जो डी एस अपॉन डी टी आ गया बच्चों। अब देखो 12 3 36, x की वैल्यू जो 10 है ना, दी हुई है स्टार्टिंग में, ये कोर जो है हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ पर रख लिया 10x की जगह, बट 36 हमने ले लिया, 3 तो ले लिया, 36 हो गया बटे के 100, 1 0 कट गई, तो 36/10 यानी कि 3.6। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, तो ये इस दर से जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बढ़ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये रहा ना, कह रहा आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है ना, यानी कि देखो ये हमारा आयत हो गया, ये वाला आयत है ना, ये इसकी लंबाई होगी x और ये इसकी चौड़ाई होगी, और जो हमें दिया ना डी एक्स अपॉन के डी टी यानी कि 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से जो है घट रही है, तो उसका माइनस चिन्ह दे रखा है, और जो चौड़ाई है इस दर से बढ़ रही है, यानी कि चौड़ाई हमने y मानी, तो डी वाई अपॉन के डी टी बराबर के 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो इस दर से जो है ये बढ़ रही है। अब देखो हमें क्या दिया, आयत दिया है ना, तो कह रहा है क्षेत्रफल और परिमाप किस दर से बढ़ रहे हैं, जबकि x का मान आपको दर दे रखा, y का मान 6। अब देखो क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। अब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, करवाएंगे ना, तो a का तो हो गया बच्चों डी अपॉन के डी टी, और यहाँ पे गुणा हो रही 2 फलन है साथ में, तो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, ये आ गया। अब देखो जो वैल्यू दे रखी बच्चों x की दे रखी 10, ये x बराबर 10, तो हमने 10 रख लिया, डी वाई अपॉन के डी टी आपको दे रखा 2, ये आ गया। अब देखो y आपको दे रखा 6 रख लिया, और डी एक्स अपॉन डी टी बेटा ये दे रखा आपको -3, तो -3 रख लिया, तो 10 दूनी 20 -18 यानी कि 20 में से 18 के 2, और क्षेत्रफल है तो यानी कि ये आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि इस दर से जो है आपका क्षेत्रफल जो है ना बढ़ रहा है, चूँकि प्लस का है तो बढ़ रहा है। अब देखो जो परिमाप होता है बच्चों आयत का, ये होता है दुगुना इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है ना, तो अब यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, p का हो गया बच्चों डी पी अपॉन के डी टी। अब यहाँ करेंगे 2, यानी कि x का डी एक्स अपॉन के डी टी और y का डी वाई अपॉन के डी टी, ये हो गया ना ये वाला। अब देखो 2 तो बार डी एक्स अपॉन डी टी, ये आपको माइनस का 3 दे रखा, ये प्लस का 2 दे रखा, तो प्लस के 2 रख लिया, तो यानी कि माइनस का 1 यानी कि 2 इंटू -1 यानी कि -2। देखो जब माइनस आया बच्चों ये आपका ये डी पी अपॉन के डी टी इक्वल टू आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, इस दर से जो है ये जो है माइनस चिन्ह है घट रहा है ना, यानी कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से आपका परिमाप जो है घट रहा है, ये हो गया ना बच्चों। अगला जो टॉपिक है इसका ये है वर्धमान व ह्रासमान। देखो बेसिक्स हो गया, अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है और fx1 भी छोटा ही है ना,
और x1 बड़ा है तो fx2 भी बड़ा है बराबर। देखो अगर छोटा है बराबर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन है। और यहाँ पे छोटा है तो यहाँ भी छोटा है और बड़ा है तो बड़ा है ना, तो जो है निरंतर वर्धमान। ऐसे अगर यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है बराबर है, और यहाँ पे बड़ा है और छोटा है बराबर है, तो फलन ह्रासमान होगा। लेकिन अगर छोटे पे बड़ा है और बड़े पे छोटा है तो फलन जो है निरंतर ह्रासमान होगा। अब दूसरा कह रहा है अगर एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा है तो फलन ह्रासमान होगा, और एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से तो फलन वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स का मतलब बच्चों पहला अवकलन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन ये आ गया ना, एफ एक्स बराबर 7x² - 3 एक्स बड़ा 0 पर वर्धमान फलन ये दिखाना है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, सबसे आसान तरीका अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ एफ एक्स, इसका 7 × d/dx ऑफ x² और माइनस के d/dx ऑफ 3 ये आ गया। देखो x² का 2x हो गया तो 2 × 7 = 14x ये आ गया। ये 3 का अवकलन 0 हो गया तो ये आ गया आपका 14x। इसका अवकलन हो गया एफ डैश एक्स यानी कि इक्वल टू 14x। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या लिख रहा है, x बड़ा 0 थे। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। यानी कि चूँकि x बड़ा 0 तो इसलिए एफ डैश एक्स बड़ा होगा, बड़ा ही होगा, बराबर नहीं बड़ा ही होगा। तो इसलिए क्या हो गया, फलन जो है निरंतर वर्धमान, ये हो गया ना। अगला जो फलन कह रहा है बच्चे, ये कह रहा है एफ एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स 0 to π/2 में ह्रासमान। अब देखो हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो हो गया बच्चों एफ डैश एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का करेंगे यानी कि ये आ गया आपका 2 cos x, और cos x का हो गया बच्चों माइनस के sin x, तो ये आ गया आपका -2 sin x cos x, तो ये आ गया बच्चों sin 2x। अब ध्यान रखेंगे देखो 0 to π/2, देखो ये क्या है 0 to π/2, ये खुला अंतराल ना तो 0 है ना π/2, लेकिन इनके बीच की सारी संख्या है। तो बच्चों फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है, जो sin x है वो 0 से बड़ा है। देखो माइनस और ये प्लस तो क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसलिए एफ डैश एक्स क्या हो गया, छोटा है 0 से, और छोटा है 0 से, तो इसलिए फलन जो है ह्रासमान। अगला जो क्वेश्चन आ गया बच्चों ये आ गया, ये कह रहा ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो जिसके लिए 1 2 में एफ एक्स निरंतर वर्धमान, यो दिखाना। अब देखो एफ एक्स दे रखा तो हमने अवकलन कर लिया, पहला कितना आ गया बच्चों 2x प्लस के a, चूँकि x का अवकलन 1, इसका 2x तो 2x प्लस a, और 1 का हो गया 0, तो ये आ गया आपका पहला अवकलन, ये आ गया। अब देखो ये अंतराल है, इसमें कह रहा है ना, ये कह रहा है यहाँ पे जिसके लिए इस अंतराल में फलन जो है आपका निरंतर वर्धमान है ना। अब देखो निरंतर वर्धमान क्या होगा, देखो 1 2, इसमें 1 तो है, अगर हम देखो इसमें किसकी वैल्यू निकाल ले ए यहाँ पे ना, एफ डैश 1 निकाल, 1 के लिए न्यूनतम ये 1 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1 रखेंगे तो 2 प्लस के a आ गया। अगर यो न्यूनतम है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पे निरंतर वर्धमान है। देखो अगर ये निरंतर वर्धमान है तो जो एफ डैश 1 है ये आपका 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए ना, तो इसका मतलब एफ डैश 1 क्या हो गया आपका 2 प्लस के a, तो 0 से बड़ा होना चाहिए ना, ये चीज़ है बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर निरंतर है तो बड़ा ही होगा, ध्यान रखिए ये बड़ा ही होगा ना। अब यहाँ लेंगे तो इसका मतलब a बड़ा होगा -2 से, a बड़ा होगा -2 से। अब यानी कि अगर वर्धमान होता तो यहाँ पे भी हो जाता, तो a का जो न्यूनतम मान है, a का जो न्यूनतम मान है ये हो गया -2, यानी कि -2 से बड़ा बराबर है, तो ये हो जाएगा ये ना, यहाँ पे फिर वर्धमान ही होगा बच्चों है ना। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एफ एक्स बराबर tan 1 sin x प्लस cos x
0 π/4 में निरंतर वर्धमान ही हमें सिद्ध करना है। देखो हम पहला अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स है ना, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये रख देंगे साइन एक्स प्लस के कोस एक्स का स्क्वायर, और जो भी एक्स की जगह रखा उसका अवकलन कर लेंगे दोबारा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, ये आ गया ना। अब ये आ गया बच्चों, देखो साइन का अवकलन तो कोस हो गया और कोस का माइनस के साइन हो गया, और अपोन के 1 प्लस ये ऐसे कैसे रहा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है तो हमेशा प्लस होगा ही होगा। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखो बच्चों यो जो 0 to π/4 है इसमें जो है कोस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स, यानी कि 0 से 45 के बीच में जो कोस एक्स का मान होता है वो साइन से बड़ा। जैसे कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, साइन 0 की 0 है ना, और साइन 45 कोस 45 से बराबर है। लेकिन उससे पहले जो है साइन कोस बड़ा है साइन से, जब कोस बड़ा है साइन से तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कोस एक्स माइनस के जो साइन एक्स है ये 0 से बड़ा हुआ। देखो ये 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसलिए जो एफ डैश एक्स है ये बड़ा हुआ 0 से, और जब बड़ा हुआ 0 से तो इसलिए फलन जो है निरंतर वर्धमान है। ये हो गया आपका ही है ना। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों ये रह गया ये कह रहा किस अंतराल में फलन वर्धमान है। देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स, यानी कि इसका अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का 4 इंटू इसका अवकलन करेंगे एक्स का और प्लस इसका अवकलन करेंगे 6 का। देखो ये आ गया अवकलन एक्स स्क्वायर का आ गया आपका 2x, इसका 4 यानी कि x का 1 हो गया तो इसका 4 जो ये बच गया हमारा। देखो ये बच गया अवकलन ना। अब हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 रख लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया 2x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 2 आ गया। अब इसको बच्चों संख्या रेखा पे दिखा लेंगे, यहाँ पे देखो x बराबर 2 ये पॉइंट हो गया, तो दो अंतराल हो गए, एक तो अनंत तक ये चला गया और एक इधर चला गया माइनस के अनंत तक। अगर देखो यहाँ पे लेंगे हम a 2 से माइनस अनंत में ले है ना 2 पे, यानी कि 2 पे तो ये क्या रहा 2 पे तो वो आगे 0 है। लेकिन अगर 2 से और यहाँ तक मान लिया 1 रख रहे तो क्या पड़ेगा 2 1 2 माइनस के 4 यानी कि माइनस के 2 पड़ गया। अगर 0 रखेंगे तो 0 पे -4 यानी कि घटता जा रहा है ना। तो इस अंतराल में तो क्या हो गया जो एफ डैश एक्स है ये 0 से छोटा होगा। देखो जब 2 से बड़ा मान लिया 3 रख रहे तो 3 दूनी 6 में से 4 गए 2, तो इस अंतराल में हमेशा क्या पड़ रहा है एफ डैश एक्स क्या पड़ गया 0 से बड़ा पड़ेगा। देखो जिस अंतराल में ये बड़ा पड़ा यानी कि एक तो अंतराल हो गया आपका ये 2 से इन्फिनिटी, जो फलन है ये हो गया इस अंतराल में निरंतर वर्धमान है। जो इस अंतराल में ये 0 से छोटा पड़ रहा अवकलन, तो इस अंतराल में जो है फलन हो गया निरंतर ह्रासमान है। ये तो हो गया। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए, अच्छे क्वेश्चन से कभी कभी आ जाए ना। कह रहा एफ एक्स बराबर योग किस अंतराल में ये वर्धमान है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो इसका पहला अवकलन कर लेंगे तो 4 ये 12 एक्स स्क्वायर अवकलन, इसका 6 दूनी 12 एक्स और माइनस के 72 यानी कि एक्स का 1 हो गया तो 72 बचा। अब हमने 12 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 12 छंग 72 यानी कि ये आ गया आपका 12 इंटू फैक्टर करेंगे 6 के जिनका अंतर 1 आता हो तो 3 दूनी 6 यानी कि ये आ गया आपका x कॉमन आ गया तो x - 3 प्लस के 2 कॉमन आ गया x - 3 यानी कि ये पड़ गया बच्चों आपका x - 3 और x प्लस के 2। तो यानी कि जो x की वैल्यू आ गई बच्चों ये आ गई x की वैल्यू, एक इसको रखेंगे 0 3 इसको रखेंगे तो माइनस के 2 यानी कि इनको 0 रखने के बाद जो x की वैल्यू आई वे आई। अब देखो जब हमें ये निकालना ये बिंदु यहाँ पुट कर देंगे -2 रख लिया ये 3 रख लिया, ये अंतराल तो 3 से इधर चलेगा तो माइनस के अनंत। देखो 3 अंतराल बन गए, एक तो ये बन गया एक ये और एक ही है ना।
अब यहाँ देखो अगर -2 रखेंगे 0, -3 रखेंगे तो भी 0, तो एक तो अंतराल बन गया आपका 3 से इन्फिनिटी, एक बन गया -2 से -इन्फिनिटी, और एक बन गया ये वाला यानी कि -2 से 3, ये 3 अंतराल बन गए। अब देखो यहाँ पर रखेंगे बच्चों अगर -2 और इसके बीच में मान लिया -3 रख रहे, तो -3 -6 और -1 गुणा करेंगे तो प्लस का आ गया, तो यानी कि क्या पड़ेगा, जो f डैश x इसमें पड़ रहा है ये 0 से बड़ा पड़ गया ना। जब हम इसमें लेंगे 3 से बड़ा, मान लिया 4 रख रहे, तो 4 में से 3 गया, 1 प्लस का, और 4 2 6 प्लस इंटू प्लस, इसमें भी f डैश x क्या पड़ गया, 0 से बड़ा पड़ गया। और इस वाले में देखते हैं, मान लिया यहाँ -1 पड़ गया, तो -4 और 1, तो यानी कि इसका मतलब ये क्या पड़ गया, यानी कि f डैश x जो है 0 से छोटा पड़ गया। तो देखो बच्चों ये अंतराल बने, ये अंतराल और ये अंतराल, यानी कि इस वाले में कौन से में, -2 से इन्फिनिटी में जो f(x) है ये वर्धमान है, इस वाले में जो है ह्रासमान है, इस वाले में भी जो है वर्धमान है। ये हो गया आपका ये।